नमस्कार दोस्तों, एडू ई टॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 30 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में हुए सभी वास्तविक प्रश्न को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो चलते हैं बिना देर किए हम अपने प्रश्नों पर। क्योंकि टीसीएस द्वारा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें किन किन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, कम समय में बेहद अच्छी तैयारी कैसे हो, ये भी जानना जरूरी है। तो पहला प्रश्न आया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है? तो उत्तर हो जाएगा भाग 4 के क, और भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 में इसका विस्तृत वर्णन है। विस्तृत वर्णन 51 के क में है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं याद रखेंगे? 22 भाग हैं। पहला भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। भाग 5 में संघ यानी केंद्र का वर्णन है। भाग 6 में राज्य का वर्णन है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है और भाग 17 में राजभाषा संबंधी वर्णन है। अगला, 1931 में कांग्रेस के हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था और इस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था। मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। 1916 में हुए लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। याद रखिए, हो सकता है एग्जाम अगले जिनका आगामी एग्जामों में जिनका होना है उसमें पूछा जा सकता है। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने की परियोजना थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 शहरों को जोड़ती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपस में जोड़ती है। देश में रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का श्रेय भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाता है और 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया। और सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक के सीईओ कौन है? तो फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 में। आइए कुछ और कंपनी के सीईओ जान लेते हैं। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, व्हाट्सएप के सीईओ हैं जॉन कॉम, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अलीबाबा के सीईओ डेनियल झांग, इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी, विप्रो के सीईओ थियरी डेलोपोर्ट
और मिंत्रणा के सीईओ हैं अनंत नारायण। अगर जिनको पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ हमने डाल दिया है, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं? इसका मैंने पिछले वीडियो में ही जिक्र कर दिया था। देखिए यहां से प्रश्न आ गया है, तो आंसर हो जाएगा 8। सार्क के 8 सदस्य देश कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव। पाकिस्तान 2 बार लिखा गया है और एक है अफगानिस्तान। आसियान के कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है। सार्क के स्थापना के समय 7 सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश थे? 7 सदस्य देश थे और वर्तमान में इनकी संख्या अब 8 है, जिनका हमने जिक्र किया। सार्क में अफगानिस्तान को 3 अप्रैल 2007 में शामिल किया गया था। ये भी यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया, सार्क में अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया। ऐसा कुछ टीसीएस का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू में है। नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या है 30 और 30वां सदस्य देश है उत्तरी मैसेडोनिया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में कुल सदस्य देशों की संख्या 190 है और 190वां देश है अंडोरा। एपेक में कुल देश शामिल हैं 21 और 21वां देश है वियतनाम। एक होता है ओपेक, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम देशों की जो ग्रुप है, संगठन है, उसका मुख्यालय है वियना और ये अलग है। एपेक अलग है और ओपेक अलग है। अगला 6 नंबर, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो पूरा झील के बारे में देख लीजिएगा, हमने कुछ झीलों का वर्णन कर दिया है मुख्य। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए कुछ झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं कहाँ स्थित है। चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। अष्टमुदी झील जो है केरल में है। पेरियार झील जो है केरल में है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। लोकटक झील जो मणिपुर में है। राकसताल झील उत्तराखंड में है। वेमनाड झील केरल में है। अब आइए डल झील जो जम्मू कश्मीर में झील है उसका एक बार जिक्र कर देते हैं। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और मानस बल झील। जितने भी नाग वाले झील आएंगे आप समझिएगा कि जम्मू कश्मीर में है। जयसमंद झील, समंद वाला झील जो आएंगे वो राजस्थान में है। जयसमंद झील, राजसमंद झील, डिडवाना झील, सांभर झील, पिछौला झील और फतेह सागर झील, ये सभी झीलें जो हैं राजस्थान में हैं। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है जो बुलर झील। याद रखिए, यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हमने पूरा विस्तृत से लिख दिया है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो सांभर झील है। अगला प्रश्न आया था कि दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1961 में। संपत्ति कर अधिनियम जो लागू हुआ था 1957 में। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में लागू हुआ था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ था और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ था। याद रखिएगा। मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाने का कार्य कब शुरू किया हुआ? तो मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाने का कार्य 1632 में शुरू हुआ। आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। विश्व का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर हीरा शाहजहां के तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन में लगा था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहां से भी प्रश्न आते हैं। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय हमें ताजमहल में देखने को मिलता है। ताजमहल के बनाने वाले थे जो वास्तुकार, उनका नाम था उस्ताद अहमद
लाहौरी। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने उपहार स्वरूप दिया था? तो याद रखिएगा मीर जुमला ने दिया था। अगला, स्मार्ट सिटी योजना 2015 के तहत कितने देश भर के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है? आंसर हो जाएगा 100। स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 में हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और उद्देश्य इसका जो था 2020 तक चयनित 100 शहरों का स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। अमृत योजना, अमृत योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 से इसी दिन हुआ था, और इसका जो उद्देश्य है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों को आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ 1 जून 2020 को हुआ था। इसका उद्देश्य था जो रेहड़ी पटरी वाले को 10,000 रुपया का माइक्रो ऋण। स्वच्छ भारत मिशन, ये भी प्रश्न आया हुआ था, इसमें हमने डाल दिया है। इसका शुभारंभ तो हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक यानी 5 सालों में संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। अगला है, अंग्रेजों का मैसूर राज्य के साथ कितनी बार संघर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा 4 बार। कितने बार? 4 बार। अंग्रेजों का सिखों के साथ युद्ध हुआ तो 2 बार युद्ध हुआ। अंग्रेजों का मराठों के साथ कितने बार संघर्ष हुआ? तो ये 3 बार हुआ। याद रखिए यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने डाल दिया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था, और उसमें शासक हैदर अली थे, मैसूर के शासक। मद्रास संधि जो हुई थी 1769 ईस्वी में हुई थी। हैदर अली दक्षिण भारत का शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय शासक हैदर अली ही था, और ये युद्ध 1780 से 84 के बीच हुई थी, और ये मंगलोर की संधि से ये युद्ध समाप्त हुई। 1700 मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच हुआ था, और शासक मैसूर का जो था टीपू सुल्तान था, और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुई, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला, सूत्र को एक बार देख लीजिएगा, जितने भी सूत्र हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में देख लीजिएगा एक बार। मेथन का सूत्र क्या है? तो मेथन का सूत्र होता है CH4। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। एथेन का सूत्र होता है C2H6। मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। एथिलीन का सूत्र होता है, जिसे एथीन कहा जाता है। एथेन और एथीन में अंतर है, याद रखिएगा। ये एल्कीन का है, ये एल्केन समुदाय के हैं। तो एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। याद रखिएगा, फॉर्मूला एक बार जरूर देख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश रसायन शास्त्री उद्योगपति अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल की चिर स्मृति में प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किया जाता है, तो 10 दिसंबर। ये जो दिया जाता है भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में, चिकित्सा विज्ञान में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई समिति देती है, और बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार वितरण 1901 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसको 1971 के शायद करीब बंद कर दिया गया था मृत व्यक्ति को देना। 1931 में एरी एक्सल
कार्ल फल्डट को, और 1961 में डैग हैमरशोल्ड यानी जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, इनको मृत व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। अगला, आगामी 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन कहां पर होगा? तो होगा जापान के टोक्यो में। 2020 में ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल को होना था, लेकिन कोरोना के कारण टाल दिया गया है। अब 2021 में होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा 2024 में होगा पेरिस, फ्रांस में। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 कहां होगा? तो भारत में होगा। 15वां विश्व कप हॉकी 2023 में कहां पर होगा? तो ये भी भारत में होगा। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 होगा, कहां होगा? ये कतर में होगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहां होगा? तो 2022 में चीन में होगा। अगला, राज्य और संघ क्षेत्रों को यानी अंडमान निकोबार को मिलाकर भारत के समुद्री तटों की कुल लंबाई कितनी है? ये प्रश्न आया हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो 100 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार तो 2,933 किलोमीटर। भारत से सबसे कम स्थलीय सीमा से जुड़ा देश, तो आंसर होगा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। ये भी प्रश्न बार बार पूछा है टीसीएस द्वारा। जल एवं स्थल दोनों की सीमा से लगे देश, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। ये तीनों जल एवं स्थल से लगे भारत की सीमा से लगे देश हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके देश के साथ है? तो बांग्लादेश से 4,096.7 किलोमीटर। अगला, व्यापकता का सिद्धांत को शुरू करने वाला यानी हड़प नीति को शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। व्यापकता के सिद्धांत के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए थे राज्य, सबसे सर्वप्रथम राज्य था सतारा 1848 ईस्वी में। इसके बाद जैतपुर, संबलपुर 1849 में, बघाट को 1850, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 ईस्वी में व्यापकता के सिद्धांत के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। 1854 में पोस्ट ऑफिस और डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है 1848 से 1854 तक है। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग ने किया था और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1844 से 48। पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू की गई। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था 1856 से 1862 ईस्वी तक। हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर ने चालू किया। किसने चालू किया? सर जॉन शोर ने चालू किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और इसका जो शासनकाल था 1772 से 85 तक था। अगला, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975। इसे पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण द्वारा, याद रखिएगा ये भी पूछ सकता है कि किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था। स्पुतनिक 1 मानव निर्मित पहला उपग्रह था जिसे सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया। ये भी पूछ सकता है कि पहला उपग्रह, विश्व में पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 और इसे 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहला व्यक्ति बने। तो नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 से चंद्रमा पर गए थे, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट कौन है? तो नाइक अपाचे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय तो राकेश शर्मा।
भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह तो TES, क्या नाम है इसका? TES, याद रखिएगा। मंगलयान को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये PSLV-25। भारत द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंग अंतरिक्ष वेधशाला का क्या नाम है? तो एस्ट्रोसैट। क्या नाम है? एस्ट्रोसैट। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल है और इसका प्रक्षेपण वर्ष 1981 में हुआ था। प्रश्न NTPC में आ चुका है। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस अस्थायी देश को वीटो शक्ति प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। इस टाइप के ट्रेनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को गहरे अध्ययन के साथ देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत अस्थायी सदस्य में शामिल है। 5 अस्थायी जो सदस्य हैं वो कौन कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। वीटो शक्ति 5 अस्थायी देशों को ही प्राप्त है। और संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका कौन है? तो सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। और 193वां सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका क्या है? क्या नाम है? तो महासभा। देखिए, भाषाओं से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने भाषा का भी जिक्र कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं वो हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। अगला, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? बांध, अभ्यारण्य, परियोजना, ये तीनों चीज को भी देख लीजिएगा। तो टिहरी बांध परियोजना है जो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। राज्य पूछ सकता है, किस नदी पर पूछ सकता है। कुछ परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है, जान लेते हैं। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, और ये तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में, दोनों राज्यों के बीच है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार परियोजना चुनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर और हिमाचल प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती दोनों नदियों पर है और ये उत्तर प्रदेश में है। एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको हमने डाला है, लिखा है, परम्बिकुलम अलियार योजना, ये 8 छोटी नदी पर बना योजना है और ये तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों के बीच स्थित है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 250। और वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो कुल 245 सदस्य हैं। राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 232 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और ये अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। याद रखिएगा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्य। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा बनने की यानी सदस्य होने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये प्रश्न भी एनटीपीसी में आ चुका है। इस बार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552। अगला, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको शुरू किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1944 ईस्वी में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको शुरुआत 1969 ईस्वी में और इसकी राशि जो है 10 लाख रुपया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1958 ईस्वी में हुई थी। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है,
ये 1985 में शुरू हुआ था। अर्जुन पुरस्कार का शुभारंभ 1961 में हुआ था और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ था। और ये तीनों पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बोरलॉग पुरस्कार जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1972 ईस्वी में हुआ था। तो इतने चीज यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रथम भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति जो थे वो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी राजा जी थे। और भारत रत्न कब किसे मिला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1998 में मिला था। पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी को, दोनों लोगों को 2015 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था। अमर्त्य सेन को 1999 में मिला। राजीव गांधी को 1991 में मिला था और मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में मिला था। अगला वैज्ञानिक नाम से देख लीजिएगा। वैज्ञानिक नाम से पूछा जा रहा है प्रश्न, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर फाइकस बेंथालोसिस। क्या है? फाइकस बेंथालोसिस। बरगद भारत का क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। पीपल का वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजियोसा। केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पारडिसिएका। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाविया। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम अस्टिवम। इसरो से पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1962 में। 1972 में अंतरिक्ष आयोग, इससे संबंधित प्रश्न जान लेते हैं। 1972 में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग को गठित कर इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया और वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक का मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रोम्बे में है। टीसीएस द्वारा पूछा जाएगा, एनटीपीसी में पूछा गया है इस बार 29 तारीख के शिफ्ट में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1963 में 21 नवंबर को हुई थी, यानी 21 नवंबर 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये तिरुवनंतपुरम में है। अगला, इनमें कौन गदर पार्टी के सह संस्थापक थे? तो जितने भी संस्थाएं हैं उनके संस्थापक को देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाखना द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य जो था अंग्रेजों को भारत से भगाना। अंग्रेजों को क्या हो जाएगा? भारत से भगाना। और इसके जो सह संस्थापक थे कौन कौन थे? लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, रामचंद्र आदि। लंदन में इंडियन होम रूल्स सोसाइटी के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा और इंडिया हाउस के भी संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। अभिनव भारत 1906 में जिसकी स्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे बीडी सावरकर। 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस। भारतीय क्रांति की जननी या मां किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को। 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने ही की थी। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राममोहन राय। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी, पूना में किया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लोसांग त्योहार जो है वो सिक्किम का महत्वपूर्ण त्योहार है। बंगाला त्योहार मेघालय में मनाया जाता है। कथकली नृत्य है केरल की। जागोई नृत्य है मणिपुर की। चिरकौन नृत्य है मिजोरम की। कठपुतली है राजस्थान की। डागला है जो मध्य प्रदेश की है। चुंग नृत्य नागालैंड में होता है। लावड़ी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो महाराष्ट्र। छपेली हिमाचल प्रदेश। कालियाटम और कुडियाटम ये आंध्र प्रदेश की नृत्य है। सरहुल जो नृत्य होता है झारखंड में होता है। अगला, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो योजना को भी देख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य जो था लैंगिक समानता और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 20-25 दिसंबर 2014 को।
प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को और सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। याद रखिएगा ये सब चीज। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पीडीएफ डाल दिया है, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कुटुंबश्री योजना किस राज्य की योजना है? तो आंसर हो जाएगा केरल। योजना से संबंधित राज्य। कृषक बंधु योजना है जो पश्चिम बंगाल की है। बलराम योजना जो है उड़ीसा की है। परिवार समृद्धि योजना जो हरियाणा की है। अरुंधति योजना और अभिनंदन योजना असम की है। आंचल अमृत योजना उत्तराखंड की है। नाडू नेडू और अमावेडी योजना आंध्र प्रदेश की है। महिला उत्कर्ष योजना गुजरात की है। नीली क्रांति और जल नीति योजना ये मेघालय की है। मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना ये कहाँ की है? तो ये बिहार की योजना है। अगला, मई 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किन दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका अल्जीरिया और अर्जेंटीना। आइए इससे संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 2014 में। याद रखिएगा। 2020 में WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया। और प्रथम कोरोना मुक्त देश है जो वो है न्यूजीलैंड। और भारत को मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। अगला है, चूने के पानी में कौन सा गैस प्रवाहित करने पर चूने का रंग दूधिया हो जाता है? साइंस से 500 क्वेश्चन रह रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का रंग दूधिया इसलिए हो जाता है क्योंकि CO2 का अपचयन कैल्शियम ऑक्साइड में होता है। यहाँ पर हमने समीकरण दे दिया है, देख लीजिएगा एक बार। ठोस बुझे हुए चूनों में क्लोरीन प्रवाहित कर ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। एल्युमिनियम कार्बाइड या कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। और सोडियम धातु जल से क्रिया करके क्या बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। और मीथेन को क्या कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अगला है, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? तो उत्तर हो जाएगा केरल। और भारत में इससे संबंधित प्रश्न जान लेते हैं। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है जो बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है जो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है जो सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जो बिहार है 1106। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश 17। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है जो हरियाणा 879। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नगर हवेली। अगला प्रश्न, R.K. नारायण द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन है? तो उत्तर हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, इनका हमने जिक्र कर दिया है, जैसे में द डार्क रूम, द गाइड, मालगुडी डेज, अंडर द बनियान ट्री, द इंग्लिश टीचर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और माई डेज। ये सभी पुस्तकें R.K. नारायण द्वारा लिखी गई हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं V.S. नॉयपॉल। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक है द रूम ऑन द रूफ। मुल्कराज आनंद का पहला पुस्तक है द अनटचेबल। अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक है इमोर्टल इंडिया। अरुंधति राय द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार शायद मिला था। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत वनों और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है? यानी पूरे वन क्षेत्र कितने हैं? तो 24.56%। इसका पिछले पेपर में ही हमने व्याख्या कर दिया था, 28 के सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। और देश में कुल वन आवरण क्षेत्र है 21.67%। देश में कुल वृक्षावरण क्षेत्र है 2.89%। इस बार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है तो 54 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है।
आर्द्र भूमि देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य है, वो है वन क्षेत्र में वृद्धि वाले क्षेत्र शीर्ष राज्य है कर्नाटक, 2025 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है मिजोरम, याद रखिएगा। और हाँ, आपका अपना चैनल एडू यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ पहुंचे। अगला क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या था? तो 2019 से भी करंट डाले जा रहे हैं, 2020 से भी आ रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम हो जाएगा वायु प्रदूषण, यानी एयर पोल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 2020 में इसकी थीम थी जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। विश्व पृथ्वी दिवस 2019 की जो थीम थी अपने प्रजातियों का संरक्षण करें यानी प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2020 की जो थीम है जीरी मलेरिया अटैक्स इट मी। तो विश्व मलेरिया दिवस को मनाया जाता है तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में कुछ नए लेकर, एक उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।